नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद खुद मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को लेकर के तैयारी होनी चाहिए, समिति बननी चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस मामले से दूरी बना ली है और कहा है कि यह मामला केंद्र का और कोर्ट का है, वो तय कर लें। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की राज्य में सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो मांग कर एजेंडा क्यों बढ़ा रहे हैं? सीधे फैसला कराइए और समान आचार संहिता को लागू करना है तो करवाइए, रोका किसने है? अब ऐसे में सरकार का क्या पक्ष है इस पर और क्यों जरूरी है समान नागरिक संहिता, इसी को लेकर करेंगे आज आपकी बात। और आइए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कैसे घमासान है, जरा यह सुन लेते हैं। अब यदि आपकी सरकार है तो आपको मांग किस उससे कर रहे हैं? आपकी सरकार में फैसला कराइए ना, कानून बनवाइए। लेकिन मांग करना ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, समाज को बांटा जा सके, इसको मुहिम का रूप दिया जा सके, अभियान का रूप दिया जा सके, या तो सिर्फ चुनावी एजेंडे हैं, चुनाव तक ये सब चलते हैं। कर्नाटक में चुनाव तो हिजाब सामने आ गया, मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे, हिजाब भी सामने आ जाएगा, समान नागरिक संहिता भी सामने आ जाएगी। ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है कि भाजपा के लोग यदि भाजपा की सरकार में मांग करें तो इससे शर्मनाक तो कुछ नहीं है। देखिए, कॉमन सिविल कोड पर केंद्र का विधि आयोग और तमाम प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये विषय विचाराधीन रहा है। माननीय राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी ने अगर पत्र लिखा है तो अजय प्रताप सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का विषय है, विधि आयोग का विषय है, कई स्तरों पर इस पर चर्चा हो रही है। सदन में भी, लोकसभा और राज्यसभा में भी इस बारे में कई बार सवाल जवाब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में जो अधिकार प्राप्त लोग हैं वही टिप्पणी करेंगे तो उचित होगा। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। समान नागरिक संहिता पर घमासान, उत्तराखंड के बाद एमपी में भी उठी मांग। बीजेपी सांसद की मांग पर विपक्ष ने टोका, केंद्र राज्य में आपकी सरकार, फिर किसने रोका? कांग्रेस बोली चुनावी एजेंडा के लिए मुद्दा बनाया, बीजेपी ने सांसद की मांग से किया किनारा। एमपी में नागरिकों को मिलेगा समान अधिकार या मुद्दा बनेगा सिर्फ चुनावी हथियार? और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है आपका रजनीश जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले राकेश जी, समान नागरिक संहिता को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर, यह मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं बीजेपी से सवाल करूंगा तो सबसे पहले तो आप लोगों की बखिया उधेड़ने में लग जाएंगे। इसलिए मुझे आप लोगों का स्टैंड बताइए ताकि वो डिबेट जो है वो सही दिशा में जाए। देखिए रणजीत जी समझ रहे हैं कि वो हंसे जा रहे हैं इस बात पर। जी राकेश जी बताइए। देखिए, भारत के संविधान की इज्जत करना, भारत के संविधान का पालन करना, ये प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का धर्म है। और ये जो अधिकार दिए भी गए हैं वो संविधान के तहत दिए गए हैं। वो किसी स्टेट की सचिवालय ने या स्टेट के किसी राज्य के मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने जारी नहीं किया है। तो मैं रजनीश जी को भी अभी सुन रहा था, आपने बताया, उन्होंने भी वास्तविकता से अपने आप को रखा नजदीक कि भाई ये जिसका विषय है आप उससे वो बेहतर टिप्पणी करेंगे। मेरा ये मानना है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मन है, मंतव्य है, उनके विचारधारा में है। और सिर्फ कॉमन सिविल कोड ही नहीं, 370 उनके उसमें था और वो तो संविधान के आमूल चूल शुद्ध करने के विचारों में है, उनके यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। तो धीरे धीरे एक एक विषय को उठाकर
वो चोट करना चाहते हैं जिससे संविधान धीरे धीरे पूरा परिवर्तित हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान तो शुद्ध करना है। अब शुद्ध का मैं अर्थ नहीं समझ पाया। अमेंडमेंट तो जीवन का हिस्सा मैंने समझा कि किसी व्यक्ति को किसी विषय को आगे बढ़ाना है या उसमें से कुछ कम करना है, लेकिन शुद्ध करने का मतलब मैं नहीं समझा कि गंगा जल से शुद्ध होगा या किस गलत हाथों से बन गया है वो, इसलिए बीजेपी शुद्ध करेगी। लेकिन जो अजय प्रताप सिंह जी ने पत्र लिखा है, मैं समझता हूं उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है। अब जिस व्यक्ति को यही इल्म नहीं है, राज्यसभा सदस्य हैं वो सम्माननीय, जब यही इल्म नहीं है कि मुझे पत्र कहां लिखना चाहिए, कॉमन सिविल कोर्ट अगर उस पर विचार भी होना है तो कहां होगा, स्टेट में नहीं होगा अभिलाष जी, वो केंद्र का विषय है। तो इनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए और पत्र लिखने के पहले ये समझना चाहिए कि किस विषय के लिए पत्र किसको लिखा जाना है। अब ट्यूबलाइट जलानी है और पंखे का स्विच दबा रहे हो आप, तो अजय प्रताप सिंह जी मैं समझता हूं उनको इस बात की जानकारी भरपूर करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है। राकेश जी, और अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे वो सिख हो चाहे अदर कास्ट के लोग हो, जी राकेश जी, आपने कहा कि जलाना बल्ब है और पंखे का स्विच दबा रहे हैं और ये नादानी कर रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा लगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत सोच समझ के किया हुआ कदम उठाया गया है। जी, ये पंखे की बटन इसलिए दबा रहे हैं कि बल्ब जलाने से पहले हवा बना दे। राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड में, केंद्र का जो कह रहे हैं ना, केंद्र का जो बोझा है वो राज्य सरकारों को के कांधे पर डाला जा रहा है बहुत सोच समझ के। ऐसी भी एक थ्योरी है, क्योंकि केंद्र को यह काम करना था, लेकिन केंद्र ने सोचा कि अब इस काम को हम ऐसे नहीं करेंगे, राज्यों की तरफ से मांग उठवाएंगे, माहौल बनाएंगे और जो पंखा चलेगा तो हवा बढ़ेगी, और जब हवा बनेगी तो फिर केंद्र कहेगा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमें फैसला लेना पड़ रहा है। ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, तो रजनीश जी, हवा बनाई जा रही है क्या? क्योंकि देखिए राज्यसभा सांसद जो है सीएम को पत्र लिख रहे हैं, जबकि उन्हें लिखना कहीं और चाहिए। अभिलाष जी, एक चिट्ठी से हवा बनाई जा रही है, मात्र इतना कह के आप इस पूरे मामले को इतना सस्ते में मत निपटाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से लेकर अब तक, और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के स्वरूप में थी तब भी भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता के पक्ष में रही है। ये घोषित हमारा राजनीतिक एजेंडा है, घोषणा पत्र में बाकायदा लिपिबद्ध भी है, तो इससे कहीं कोई अलगाव, दुराव, छिपाव नहीं है। कुछ लोगों ने कांग्रेस के कहा ये राजनीति कर रहे हैं, ये हमारा राजनीतिक एजेंडा ही है। हमने तो कहा है, हमारा संकल्प है। दूसरी बात, संविधान को तो हम बहुत पवित्र भावना से देखते हैं, समझते हैं और उनका आदर करते हैं। संविधान में सबसे ज्यादा छेद और थेगड़े लगाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया। 100 से ज्यादा संशोधन हुए, जिसमें से 80 से 90 के बीच में संशोधन केवल कांग्रेस की सरकारों ने किए, और मनमाफिक किए, अपने हित में किए, देश के हित में नहीं किए। वो सभी एक लंबी चर्चा का विषय है। किसी दिन माननीय राकेश जी के साथ में वो चर्चा आप रखवा दीजिए, तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देंगे कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में भेदभाव और उनका अपमान करने से लेकर संविधान की भावना को कुचलने तक का काम किस प्रकार उन्होंने किया, और संविधान की सभा की डिबेट से लेकर आज तक की डिबेट का हम उल्लेख कर देंगे। हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं, लेकिन इसके तमाम, मैंने पहले भी आपके संवाददाता को कहा था, विधायिका, न्यायपालिका और कानूनी पक्ष हैं, उन सबको विचार करते हुए नेतृत्व क्या विचार करता है, क्या निर्णय लेता है, किस स्वरूप में निर्णय लेता है, ये नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ठीक। अब पत्र का जहां तक सवाल है, पत्र माननीय सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, माननीय सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुद्दे की बात पर मैं बहुत स्पष्ट मैंने कहा आपसे कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी घोषित तौर पर रही है। ना रजनीश जी, देखिए बिल्कुल घोषित तौर पर रहे, और हमें पता है कि केंद्र सरकार भी इसे लेकर संजीदा है, और जब जब मौका पड़ा है उन्होंने कहा है कि ये हमारे एजेंडे, प्राइम एजेंडा में है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में ये मांग शुरू हुई, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं एक समिति भी बन गई, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये फैसला केंद्र को करना है, विधि आयोग को करना है और सुप्रीम कोर्ट को करना है, और दूसरी तरफ एक राज्य में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब एक राज्य में प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो दूसरे में भी हो सकती है, और राज्यसभा के सांसद को यह पता है कि कौन सा मुद्दा सदन में उठाना है और किसके लिए चिट्ठी लिखनी है।
तो क्या मैं सिंपल, मेरा कहने का मतलब यह था कि ये जनमानस को टटोलने की प्रक्रिया के तहत चिट्ठी लिखी गई है क्या, और इसे सार्वजनिक किया गया? क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो लिखी जाती हैं लेकिन जो मीडिया फोरम में, पब्लिक फोरम में नहीं आती। तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक के बारे में जानना कि पब्लिक क्या विचार रखती है, ताकि इन चीजों को छेड़ दिया जाए और समझ में आए कि अच्छा मूड ये है और अब इस हिसाब से फैसला लेने में हमें आसानी होगी? अरे जी, देश और दुनिया मूड समझ चुकी है। मूड समझ चुकी है भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, 370 और 35 के बारे में। 2014 ने भी देश और दुनिया को मूड बता दिया और अभी 2019 में भी बता दिया, समय समय पर भी बता दिया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह बता दिया किस प्रकार का मूड भारत के मानस का है। ठीक और है। मैंने कहा कि संविधान के दायरे में हर निर्णय के पक्ष में, भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना प्रस्ताव पारित किया था, तब भी हमने लिखा था कि संविधान के दायरे में 3 विकल्प आते हैं, उन 3 विकल्पों पर विचार होना चाहिए। उसमें से एक विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, सबने स्वीकार किया, पत्ता भी नहीं कहीं भी किसी भी ना गिरा और ना ही हला। मुझे लगता है कांग्रेस जिस प्रकार की अलग अलग भाषा में, इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस के 3 लोगों से मैं मुखातिब हुआ हूं, माननीय राकेश जी से भी रूबरू हूं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहा क्या पक्ष है कांग्रेस का। समान नागरिक संहिता लागू करते हैं अगर इनकी सरकारें हैं, फिर कहते हैं कैसे लागू कर सकते हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो पहले कांग्रेस तो इस मुद्दे पर अपना पक्ष एक तरफ से स्पष्ट कर दे। भारतीय जनता पार्टी तो इसके पक्ष में रही है, थी, है और रहेगी। अब बाकी प्रक्रिया का सवाल है, प्रक्रिया जब क्रियान्वयन तो संपादित होना होगी, सामने आ जाएगी। ठीक है राकेश जी, एक तो कांग्रेस का पक्ष को लेकर के सवाल उठाए रजनीश जी ने, उस पर जवाब आपसे चाहूंगा, और एक सवाल मेरा भी है। वो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि केंद्र को जब केंद्र कहती आई है कि हमें समान नागरिक संहिता लागू करनी है, इस वक्त या इससे पहले के कार्यकाल में वो कोई भी कानून आराम से लागू कर सकती थी लेकिन नहीं किया, और अब माहौल जिस तरह से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अब ये पूरा जो पब्लिक फोरम में ये पूरा मैटर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव की, अगले चुनावों की तैयारी हो रही है ताकि उससे पहले ये मुद्दे बड़े हो सकें? और जैसे 370 जो थी वो पॉलिटिकली फायदा पहुंचाकर गई बीजेपी को, सबको पता है, एक कदम लिया, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और उसने फायदा दिया, ऐसे ही ये भी कुछ एक बड़े मुद्दे बना करके इनसे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश क्या बीजेपी कर रही है? आपको ऐसा लगता है? बहुत कई पार्टियां आरएसएस ने बनाई, अपनी पैदाइश की, विश्व हिंदू परिषद की पैदाइश की, वो खत्म हो गई। उसके बाद जनसंघ बनी, उसमें तेल नहीं रहा दिए में, और फिर जनता पार्टी में चले गए समाजवादियों के साथ। फिर अंततः 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्लियर है। कांग्रेस संविधान को मानने वाली है और संविधान के अनुसार चलने वाली है, और इसमें किसी राजनीतिक दल की क्या विचारधारा है उसके बारे में मुझे उसकी गंदगी की तरफ नहीं देखना है, हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। रजनीश जी अभी एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, कांग्रेस ने बड़े थेगड़े लगाए, बड़े पैबंद लगाए, तो जनता का अपमान है। भारत की जनता ने कांग्रेस को इतने वर्षों राज्य किया करने दिया और उसका वो राइट था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे। अब आपके भाग्य में अगर नहीं था ये पैबंद लगाना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपके भाग्य में बेचारे राम मंदिर के चक्रव्यूह लगाने वाले जिस समाज से आते हैं, आदरणीय अडवाणी जी, वो अपन ने घर बिठा दिए हैं। तो अपनी अपनी विचारधारा है, मैं कह चुका हूं, आप जब चाहे तब डिबेट कर लें रजनीश जी। आपकी विचारधारा को मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ता हूं, और गोलवलकर ने ये लिखा है कि ये संविधान अशुद्ध है, इसको समूल बदलना है हमें। आप उसी दिशा में जा रहे हैं, आप देश में विघ्न पैदा करना चाह रहे हैं, असंतोष पैदा करना चाह रहे हैं, आप 135 करोड़ जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा राकेश जी, रोजगार की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उद्योग धंधे की बात नहीं कर पा रहे हैं। राकेश जी, आप इसी पर राकेश जी, मैं बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं। देखिए राकेश जी, मुझे एक चीज बताइए, राकेश जी मुझे एक बात बताइए कि एक समाज है, उस समाज में महिलाओं को अधिकार जब देती है सरकार, कांग्रेस सरकार ने भी दिए, तो क्या उसमें मुस्लिम महिलाओं के अधिकार अलग होंगे, हिंदू महिलाओं के अलग होंगे, सिख महिलाओं के अलग होंगे? इस तरह से आपने कोई उसमें भेदभाव रखा? नहीं रखा। महिलाओं को महिला मान करके सारी योजनाओं का फायदा मिलता है, सरकार सब कुछ करती है। तो जब हम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं तो क्यों सिर्फ मुस्लिम, ईसाई और पारसी जो हैं इनके लिए अलग से कुछ रूल्स बनाए जाएं,
तीन तलाक क्यों सिर्फ मुस्लिम उसमें लागू होगा जिसको आपने देखा हमने कि बंद किया गया, ईसाई के लिए, पारसी के लिए? जब एक समाज है और हम एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर अगर एक कॉमन बन जाए नागरिक संहिता तो इसमें दिक्कत क्या? पाकिस्तान में भी है, अच्छे कई देशों में है, तो फिर हमें दिक्कत क्या है? अगर सबके लिए एक कानून हो जाए, एक विधान हो जाए, तो इसमें कहां आपको लगता है किसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है? मैंने तो पूरी चर्चा में अभिलाष जी इसका विरोध ही नहीं किया है। मैंने ये विरोध ही नहीं किया है। मैंने ये कहा है, अपना पक्ष रखा है कि कांग्रेस संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है और इनकी विचारधारा में चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो और चाहे मुसलमान, ये देश में मेहमान हैं। तो मुसलमानों को तो ये तय करना है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो तुम मेहमान हो, और कब तक रहोगे ये उनके ऊपर निर्भर करेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। उन्होंने ये कहा कि हमारे राष्ट्र में, हमारे बहुसंख्यक समाज में बुद्धिस्ट, सिख और जैन, इनको मैं सम्मिलित कर सकता हूं। ये हमारे समाज के हिस्से नहीं है। हमारे एक जैसे पहनावे हो, एक जैसे उनके मेले हो, एक जैसे विवाह हो, तो वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। इन्होंने ये कहा हुआ है, तो इनकी नीयत साफ है, इनकी पुस्तकें साफ बोल रही हैं और इनको जनता ने सरकार दी हुई है और जब तक सरकार है तब तक जैसा जे चाहे वैसा आमूलचूल परिवर्तन करें। एक बार अमेंडमेंट होने के बाद जब दूसरी सरकार आएगी तो वो अपने तरीके से लागू करेगी, अपनी विचारधारा लागू करेगी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संसदीय प्रणाली का, लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था है। आज उनका ये है, लेकिन ये है इर्द गिर्द अभिलाष जी सिर्फ चुनाव में, और जनता जिस दिन इसको बखूबी समझ जाएगी उस दिन इनकी परतें खुल जाएंगी। ठीक है रणजीत जी, केवल चुनाव के लिए आप ये सब कर रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, और आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि सिर्फ एजेंडा बना करके आप काम कर रहे हैं। कुछ खास लोगों को टारगेट भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, ये सब मेहमान हैं। तो क्या वाकई में ऐसी इच्छा है, सोच है आपकी, या इसके पीछे इच्छा सिर्फ ये है कि जब एक देश है, एक विधान, एक हिंदुस्तान है, तो विधान भी एक हो? देखिए, बहुत डरा लिया कांग्रेस, तो डरा के इनकी असलियत की पोल खुल गई, इसलिए इनको यही समाज नकारने लगे जिनको ये डराकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। सिख तो इनके तरफ से पहले भी छिटक चुके थे, अब बड़े बच्चे थे वो भी छिटक गए। मुसलमान भी इनसे पूरे देश में लगातार छिटके हैं। हमारी सरकार है 25-30 साल राज्यों में राज कर रही है, 15 साल पहले, और अभी फिर मध्य प्रदेश में भी सरकार है। और मुसलमानों के भी जो नागरिक हैं वो भी उन योजनाओं का लाभ लेते हैं जो हिंदू नागरिक लाभ लेते हैं। तो डराने का काम उन्होंने बहुत किया, कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरी बात, संविधान में संशोधन को लेकर जनता के अपमान की बात कर रहे थे। आपातकाल थोपा था इंदिरा गांधी की, जो संविधान में संशोधन किए थे, तमाम वो संशोधन जो संविधान सभा भी एक मत से स्वीकार नहीं करती थी, उन्होंने प्रस्तावना भी बदलने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था। कौन सा जनमत का आपने सम्मान किया था? आपने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस महिला को गुजारा भत्ता ना मिल पाए इसके लिए संविधान में संशोधन श्रीमान राजीव गांधी जी ने करने का काम किया। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण और कठमल्लाओं के कारण जिस प्रकार का निर्णय मुल्ला मौलवियों के दबाव में लिया, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में लिया, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महिलाओं को उन्होंने दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया। तो इसलिए सबको पता है जी, सबको पता है। मैं एक एक परत में खोलना नहीं चाहता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती थी, करती है, करती रहेगी। हमने जो निर्णय लिया खुलकर लिया, संसद ने लिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया। लेकिन भैया, कांग्रेस ने जो बातें कही उससे उलट आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो निर्णय पलट देंगे। कह के तो देखो 370 वापस लाएंगे, कह के तो देखो 35 वापस लाएंगे, कह के तो देखो बाबरी ढांचा फिर से खड़ा करेंगे। ये निर्णय आप बदल नहीं सकते, हो नहीं सकते। मैं भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में इनके समर्थन की सरकारों ने एक अनुवाद की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट में अनुवाद दाखिल होना थे 12,000 से ज्यादा पेज के, एक पैराग्राफ का अनुवाद भी दाखिल नहीं हुआ था साहब। और हमारे योगी जी की सरकार ने 4 महीने में अनुवाद दाखिल करवा दिया। जिस प्रकार से लटकाने अटकाने का काम श्री राम मंदिर के निर्माण में किया था सरकारों ने, किसी से छिपा हुआ नहीं है। राकेश जी प्लीज, चाहता हूँ डिबेट हो, संविधान के दायरे में हो, हर विषय पर करने के लिए तैयार है। बहुत लोकतंत्र में भरमाया इन्होंने, बहुत भरमाया। अब तमाम प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया के कारण जनता जागृत हो चुकी है, इनके भटकावे में आने वाली नहीं है।
राकेश जी, क्या ऐसा हो गया है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि आप दोनों मुझसे ज्यादा सीनियर हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन जितना मैं समझता हूं समाज को, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमने देखा एक ट्रेंड आया। पहले माइनॉरिटी ड्रिवन डेमोक्रेसी हम देखते थे पूरी दुनिया में, और अब ये मेजोरिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स की तरफ ये शिफ्ट हुई है। और लोगों ने पूछना शुरू किया कि जब मेजोरिटी कह रही है कि ऐसा कीजिए, तो फिर आप क्यों उधर शिफ्ट होते हैं? और ये चीज हमने देखा है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, तमाम जगह हम देख रहे हैं। रशिया में तो ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन बाकी जगह पर हम देख रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, यहां पर जो मेजॉरिटी है उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रख करके पॉलिसी डिसीजन मेकिंग अब चेंज हो रहे हैं। और क्या आपको लगता नहीं है राकेश जी कि अगर कुछ ऐसे फैसले हैं, जैसे एक और बड़ा मुद्दा है जो कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री लेगा, क्योंकि केंद्र के मुद्दे वहां से जरूर मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, हमने देखा उनका असर पड़ता है, और वो मुद्दा है कि ऐसे राज्य जहां पर हिंदू बहुत कम है उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? यह बहुत जायज सवाल है कि अगर किसी राज्य में केवल 2% 3% हिंदू बचे हैं, जहां एक राज्य में 20% कोई कम्युनिटी है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है, तो किसी राज्य में 2% हिंदू हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं मिलता? अब ऐसे मुद्दे जो अभी तक बात उन पर नहीं होती थी, बात अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी की बात तो फिर ध्यान रखना होगा। तो कांग्रेस को भी क्या अपना स्टैंड अप चेंज नहीं कर लेना चाहिए? राकेश जी, मेरा सीधा पूछना है। बिल्कुल अभिलाष जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और समय के अनुसार है। देखिए, ये साफ निकल के आया है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो किस तरीके से आपकी तरफ मुखातिब हो सकता है, और बहुसंख्यक समाज मुखातिब होने का तरीका जो निकाला गया है लोकतंत्र में, वो उसका धर्म निकाला गया है। तो उसके धर्म की बात करने लगो, भले ही हम अधर्मी हों, भले ही हम धर्म को ना मानने वाले हों, भले ही हम मूर्ति पूजक नहीं हो, भले ही हम सनातनी नहीं हो, भले ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में भगवान की स्थापना नहीं होती हो, भले ही मोहन भागवत शंकर जी के जल का अभिषेक नहीं करते हो शंकर जी की पुंडी पर, लेकिन फिर भी हमें वोट चाहिए, तो हम ऐसे लोगों को, ये वर्तमान परिस्थिति निर्मित हुई है और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा संविधान के पक्ष में रही है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार देना है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सुरक्षा देनी। नहीं सर, फिर देखिए, है अब आप ये कहेंगे तो फिर कहेंगे फिर कोर्ट पर जनेऊ पहनने की क्या जरूरत है? हमें बात करनी चाहिए बेरोजगारी पे। राकेश जी, फिर बीजेपी पूछेगी कि फिर कोर्ट पे जनेऊ क्यों पहने थे और क्यों कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं? फिर धर्म को फिर बीच में ना बोलो तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं सर, ये बोलिए सर, बोलिए राकेश जी, बोलिए। नहीं, अच्छा अभिलाष जी, बिल्कुल सही। हाँ। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी अंतिम क्षण में उनके राम निकला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूजा करते थे, इंदिरा गांधी जो स्वयं सब जगह धार्मिक स्थलों पर जाकर रुद्राक्ष की माला धारण करती थी। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक कांग्रेस का व्यक्ति धर्म से कतई दूर नहीं है, लेकिन धर्म के नजदीक है। और कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। अब समय ऐसा आ गया है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो समय आ गया है। अब हम डिबेट इस पर नहीं चाहती जनता कि आप बेरोजगारी पे डिबेट करो, जनता ये नहीं चाहती है कि आप उद्योग धंधे पे डिबेट करो, जनता ये चाहती है कि बुलडोजर मुख्यमंत्री हो, मदालखत दस्ते का नगर निगम का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री हो, मामा बुलडोजर हो, मामा उद्योग धंधे स्थापित करने वाला नहीं हो। अडानी को मध्य प्रदेश में 30 करोड़ दलाली के दिए गए बिजली खरीदने और बेचने में, जब अडानी बिजली पैदा भी नहीं करते थे। ठीक है, तो इन उद्योगपतियों को जिंदा करने वाले लोग आज देश में राज्य कर रहे हैं, प्रदेश में राज्य कर रहे हैं। बेरोजगारी की, उद्योग धंधे की बात करने वाला कोई नहीं है। ठीक है रजनीश जी, मुझे यह बताइए कि क्या अब जो सौम्य रूप था हिंदुत्व का, वो बिल्कुल बुलडोजरधारी या फिर हम संहारक के तौर पर देखें, उस हिंदुत्व को, उग्र हिंदुत्व को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं सर, ये कहा जा रहा है। और सौम्य हिंदुत्व जो कि कांग्रेस लेकर के चल रही थी, उसके दिन क्या लद गए हैं? अब क्या झंडे के साथ साथ डंडा भी दिखा करके चलना होगा? देखिए, पहली बात तो अभिलाष जी, जो आपने कहा माइनॉरिटी ड्रिवन या मेजॉरिटी ड्रिवन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय समाज में इस प्रकार का नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां 100 घर बहुसंख्यक समाज के हैं, एक घर अल्पसंख्यक समाज का है, मजाल है कि किसी ने पत्थर भी उछाला हो उस घर पर। ये भारतीय समाज है, और मैं उस समाज में रहा हूं, उस गांव में रहा हूं जहां एक घर 2 घर अल्पसंख्यक समाज के रहे और पूरे घर बहुसंख्यक समाज के थे, लेकिन उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनके तमाम प्रकार का जीवन यापन लगातार चलता रहा, सुचारू चलता रहा। लेकिन उससे उलट अगर आप तस्वीर देखें
तो क्या हालात रहे हैं असम में, पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर फाइल्स में दिखाया है, किसी से छिपा हुआ नहीं। इसलिए भारतीय समाज इस प्रकार का नहीं रहा, ना इस प्रकार की पॉलिटिक्स है। 7-8 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके पहले 6 साल अटल जी की सरकार रही है, 15 साल पहले शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी फिर 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे आदरणीय शिवराज जी की सरकार है। किसी भी माइनॉरिटी पर किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव किया हो तो जरूर बताइएगा, उल्लेख करिए। बल्कि योजनाओं का लाभ मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर उनके भी बने, कन्या विवाह योजना में निकाह है उनके भी हुए हैं। नहीं रजनीश जी, देखिए मेरा जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी ड्रिवन डेमोक्रेसी थी, उसके कहने का तात्पर्य यह था कि अब आप जो बहुसंख्यक है उन्हें नेगलेक्ट करके नहीं रह सकते। मेरे कहने का मतलब ये था खड़ा करने की। मैंने तो कहा कि माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले जिन्होंने गुजारा भत्ता मांगा था ना, साहबानों ने जी बिल्कुल गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन तो रजनीश जी बस 20 सेकंड बचे हैं सर, मुझे रजनीश जी बताइए कि क्या कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, चलिए सीएम साहब डिसीजन ले, विधि विभाग ले, कोई भी ले, क्या बहुत जल्द हम इससे फलीभूत होते हुए देखेंगे बीजेपी की सरकार में? क्या इस तरफ चल पड़े हैं? उत्तराखंड से चली हवा मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली पहुंच रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किए थे वो पूरा करेंगे। इसका जब समय आएगा तो सबका साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक, इससे कहीं कोई गुरेज नहीं है। हाँ। हमने पहले भी कहा ये नेतृत्व का निर्णय करने का सवाल है। हाँ। नेतृत्व जब निर्णय करेगा तो फलीभूत होता हुआ भी दिखाई देगा। और मैंने कई बार कहा है जी, इससे गुरेज कैसा है, ये तो हमारा जनसंघ के जमाने से है। लेकिन रजनीश जी अब वक्त खत्म हो गया, पर एक सवाल मन में रह गया कि वो अजय जी ने सीएम साहब को चिट्ठी क्यों लिख दी? वो पता गलत कैसे लिख दिया, वो मेरे समझ नहीं आया। क्योंकि ये बात आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, राकेश जी भी समझ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि चिट्ठी वहां कहां चली गई, और वो चिट्ठी सार्वजनिक भी हो गई। राकेश जी एक 10 सेकंड में अपना कमेंट दे दें सर। मैं अनुरोध ये कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार श्रीमान रजनीश जी की पार्टी की है। हाँ। और रजनीश जी की खुल के कह रहे हैं कि हमारे एजेंडा में है। हाँ। तो मेरे भाई, मेरे आपसे अनुरोध है कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र लिखवाइए मुख्यमंत्री जी को कि वो शासकीय संकल्प लाके विधानसभा में रखें, इसको पारित करा के केंद्र सरकार को भेजें, अगर इनकी मंशा स्पष्ट है ना। अभी तो बटन दबिए सर, हवा बनेगी अभी। अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी, वो समय भी हमारा होगा, वो निर्णय भी हमारा होगा, क्रियान्वयन भी हमारा होगा। देखिए राकेश जी, लोकतंत्र में जब सिक्का चलता है तो कॉन्फिडेंस देखिए आप रजनीश जी का, ये होता है पब्लिक का साथ जब मिल जाता है तो देखिए आप, ये जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का, जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। जबरदस्त जीत के साथ लगातार पार्टी का मनोबल ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।